दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 20 जून का एनालिसिस उन्होंने संडे को डाला और वो भी काफ़ी लेट, संडे या मंडे को अप्रॉक्स, तो इसीलिए वो थोड़ी देर से आएगा एनालिसिस। तो मैंने 22 जून का पहले प्रिपेयर कर लिया था, तो वो देख लेते हैं आर्टिकल 22 जून का। पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, सीक्रेसी ऑफ बैलेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सीक्रेसी ऑफ बैलेट क्या होता है कि बेसिकली जब आप वोट कास्ट करते हैं तो वो सीक्रेट रहना चाहिए, आपने किसको किया और किसको नहीं किया। मतलब कोई आपको प्रोवोकेट नहीं कर सकता कि भाई आप बताओ आपने किसको वोट किया। ठीक है, मतलब आप लायबल नहीं हो आंसरिंग के लिए, दैट इज़ नोन एज सीक्रेसी ऑफ बैलेट। ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है सीक्रेसी ऑफ बैलेट से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो केशवानंदा भारती केस 1973 में डिवाइस किया गया, उसका पार्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो उसका पार्ट है कि भाई कॉर्नर स्टोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सीक्रेसी ऑफ बैलेट, मतलब सीक्रेट होना चाहिए। चॉइस ऑफ वोटर शुड बी फ्री एंड सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी, इसको इंश्योर करता है कि भाई वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, आपने किसको वोट किया किसको नहीं वोट किया, आप लायबल नहीं हो किसी को भी आंसर करने के लिए। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वोटर्स टू द सीक्रेसी ऑफ बैलेट। ठीक है, इवन अ रिमोट और डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट वोटर कैन बी फोर्स टू डिस्क्लोजर फॉर हुम शी हैज़ वोटेड वुड एक्ट एज पॉजिटिव कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर कोई किसी को फोर्स कर रहा है, ठीक है, कि भाई बताओ आपने किसको वोट किया, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट। एंड उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज है, उस पर एक चेक होगा कि भाई उसको ये ऐसा नहीं करवाना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं उसको प्रवोक करना चाहिए, आप बताओ किसको वोट किया। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज एन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो बेसिक बात ये है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो वो है इंसान है, ठीक है, उसकी फ्रीडम टू एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज या टू एक्सरसाइज ऑफ वोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि भाई राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है, इस तरीके से था। तो उसका आंसर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके। एंड राइट टू बी इलेक्टेड एंड ऑल दिस, मतलब राइट टू वोट इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, देखो राइट तो आपका है बट दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो मतलब ये आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में जाके। ठीक है, सो दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब हक तो है आपका, पर करनी ना करनी वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वोटिंग करना, सो दिस इज़ द थिंग। हाउएवर अ वोटर कैन ऑल्सो वॉलंटरी वेव द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, मतलब कि भाई उस बंदे की खुद की चॉइस है, अगर वो चाहता है तो वो बता सकता है। ठीक है, आप बट बेसिक बात है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि सीक्रेसी ऑफ बैलेट होता है। ठीक है, तो वोटर कैन वॉलंटरी वेव ऑफ द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, तो वो बता सकता है। एंड नो वन कैन प्रिवेंट ऑफ वोटर फ्रॉम डूइंग, कोई नहीं रोक सकता उसको बताने से, एंड ना ही उसको कोर्ट में घसीट के लेके जा सकते कि भाई तूने क्यों बताया, अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या बोला गया है, तो ये वाली जो चीज़ है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दी गई है। ठीक है, सेक्शन 94 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अपहोल्ड द प्रिविलेज ऑफ द वोटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट हर चॉइस ऑफ वोट। तो इसका सेक्शन 94 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा हक है, आप अपनी जो आपने वोट किया है वो छुपा के रख सकते हैं किसको वोट किया है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट सीक्रेट बैलेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सेक्शन 94 आपने ध्यान रखना है, एंड ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सीक्रेसी ऑफ बैलेट से रिलेटेड। देन मधेसीज अपोज न्यू नेपाल लॉ। ठीक है, तो मधेसीज क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो नेपाल, अभी पता ही है नेपाल और चाइना दोनों के साथ हमारी काफ़ी टेंशन्स हो रही हैं। ठीक है, तो एक रूल पास किया है कि क्या होता है कि मधेसीज जो रीजन है, मधेसीज कौन होते हैं, जो नेपाल के प्लेन्स एरिया में होते हैं। एक तो नेपाल के प्लेन एरिया में लोग रहते हैं, एक पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं। तो प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वो मधेसीज होते हैं। एंड यूजुअली वो जो रोटी बेटी का रिश्ता है ना नेपाल के साथ हमारा, तो वो उसमें मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे शादी वादी कर लेते हैं। तो अभी जो नेपाल की वो है पार्लियामेंट है, उसने ये पास किया है लॉ कि भाई जो अगर कोई मतलब ऐसे कोई मतलब बाहर नेपाल से बाहर की लड़की से शादी करेगा तो उसको 7 साल बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी। सो दिस इज़ नॉट गोइंग वेल विद द मधेसीज बिकॉज क्योंकि वही ज़्यादा शादी करते हैं, पहाड़ी लोग तो अपने आपस में कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द थिंग। प्रपोज चेंजेस क्या बोला गया है, कंट्री सिटीजनशिप एक्ट को इन्होंने अमेंड किया है कि भाई अगर फॉरेन वुमेन मैरी कर रही है किसी भी नेपाली आदमी को,
अगर फॉरेन वुमेन मैरी करे किसी नेपाली आदमी को तो उसे 7 साल तक वेट करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। एंड इट इंक्लूड 7 राइट्स दैट फॉरेन वुमेन कैन एक्सरसाइज टिल शी एक्वायर सिटीजनशिप, ठीक है। अगर सिटीजनशिप नहीं होगी तो उसके पास राइट्स नहीं होंगे एक्वायर करने के लिए, तो पहले सिटीजनशिप होनी चाहिए। लैक ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट विल नॉट बार देम फ्रॉम रनिंग एनी बिजनेस, अर्न एंड सेल एनी फिक्स प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड बेसिक बात ये है कि भी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट से आपको ये तो नहीं है कि आप खा कमा नहीं सकते, वहाँ पे आप रह सकते हो, ऐसा नहीं है, बट एक वो है ना कि सिटीजनशिप पहले आसानी से मिल जाती है, आपको नागरिकता लेने में 7 साल लगेंगे। सो दिस इज नॉट डूइंग वेल विद मधेसीज। सो हु आर मधेसीज, दे आर रेजिडेंट्स ऑफ तेराई रीजन इन द साउथ ऑफ नेपाल। सो अगर ये नेपाल है, ठीक है, हमारे मान लो ये इंडिया का इधर नेपाल है, तो यहाँ के जो साउथ रीजन में यहाँ पे लाई करते हैं ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, जो बिहार के बॉर्डर के साथ रहते हैं, क्योंकि जो नेपाल का है वो आधा बॉर्डर यूपी के साथ लाई करता है और आधा बिहार के साथ, तो जो बिहार के बॉर्डर के साथ लाई करते हैं ये मधेसीज होते हैं, ठीक है। दे हैव कास्ट एंड एथनिसिटी सिमिलर टू बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, ठीक है। एंड इंटर मैरिजेस यहाँ पे पॉपुलर है काफ़ी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दे बिलीव दीज चेंजेस विल इंट्रोड्यूस अनसर्टिनिटी एंड टेंशन इन द सोसाइटी एंड फैमिलीज, ठीक है। एंड इसको रेशियली मोटिवेटेड भी बोला जा रहा है मधेसीज के लिए। चेंजिंग टाइप्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल तो हम देख सकते हैं, क्योंकि कब स्टार्ट हुआ, जब लिपू लेक, ठीक है, हमने मैप में भी देखा था लिपू लेक, काला पानी, ठीक है। लिम्फीदुरिया जो रीजन है, ठीक है, वो पहाड़ों वाला रीजन है, तो काला पानी के साथ तो हमेशा से हमारा था कि भाई दिक्कत थी कि वो काला पानी को बोलते वो हमारा था, पर अभी उन्होंने लिपू लेक एंड लिम्फीदुरिया को भी बोला ये हमारा पार्ट है। उन्होंने अपनी असेंबली में भी इसको पास करा दिया, मतलब नया मैप पास करा दिया है, इसीलिए जो नेपाल और इंडिया की टाइज है वो अफेक्ट हो रही हैं, बिकॉज दे हैव रीड्रॉड द कंट्रीज पोलिटिकल मैप थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड किया गया है। सो दिस इज अ थिंग कि भाई वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एग्रेसिव नेचर का दिखा रहे हैं। सो मधेसीज अपोज न्यू नेपाल लॉ विच स्टेट्स दैट कि उनको 7 साल की सिटीजनशिप 7 साल के लिए वेट करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है यहाँ पे सारे मधेसीज रहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। देर इज अबाउट EAG, ठीक है। EAG क्या है, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मरीन लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, अरे ये तो FATF जैसा ही है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है, ठीक है। तो इंडिया ने अटेंड किया वर्चुअल 32nd स्पेशल यूरेशियन, ये वाला 32nd सेशन हुआ, उसको अटेंड किया अंडर द एजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये जो FATF है उसकी ही रीजनल बॉडी है, ठीक है। इट इज़ अ रीजनल बॉडी कंप्राइजेज 9 कंट्रीज, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब बेसिकली ईस्ट एशियन के जो यूरेशियन ग्रुप के भी मेंबर्स आ गए ना, इधर वाले हमारा रशिया हो गया, ठीक है, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर सारे, एंड बेलारूस भी है इसमें इंक्लूडेड, तो ये सारे इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2014 में 2004 में, एंड इट इज़ अ एसोसिएट मेंबर ऑफ FATF, ठीक है। द फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 2004 में, ठीक है। उस टाइम पे 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है, इंडिया नहीं था इसका फाउंडिंग मेंबर। 2005 और 2010 में इंडिया इंक्लूड हुआ है इसमें। एंड एग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन ग्रुप ऑन द कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म वाज साइंड इन मॉस्को इन जून 2011, to granting the EAG the status of regional intergovernmental organization, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन, ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, एंड उसके बाद इसको स्टेटस दिया गया एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। मेन टास्क क्या है कि भाई असिस्टिंग करेगा मेंबर स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग 40 FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिकमेंडेशंस एंड 9 स्पेशल FATF रिकमेंडेशन ऑन कम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। तो बेसिकली जो FATF की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूरेशियन जो रीजन में है ये इंश्योर करेगा वहाँ पे ये अप्लाई हो रही हों। डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग जॉइंट एक्टिविटीज़ एम्ड एट कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर स्टेट्स बेस्ड ऑन FATF 40+9 रिकमेंडेशन, ठीक है। ये 40 रिकमेंडेशन वही हैं, नॉर्मल रिकमेंडेशन और 9 स्पेशल रिकमेंडेशन, उनको ये मतलब ऐसे प्रोग्राम देखेगा जो इससे वो ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकेंगी। कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स विद स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज एंड इंटरेस्टेड स्टेट्स। एनालाइज करेगा मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग ट्रेंड्स किस तरीके से चल रहे हैं एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे वो कम्बैट हो सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा रिसर्च का भी एंगल है इसमें, ठीक है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करेगा एंड एक प्रोग्राम लेके आएगा बेसिकली कि स्टैंडर्ड SOPs लेके आएगा जिससे वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। देन इज़ अबाउट गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। तो अभी कोविड में बहुत सारा माइग्रेंट वर्कर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, इसीलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया। याद रखना ये सारे स्टेट्स में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज़ ऑन अप्रॉक्स 116 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट्स, सिर्फ 6 स्टेट्स में लागू किया गया, पैन इंडिया इसको लागू नहीं किया गया। हाईलाइट्स क्या है स्कीम की,
टू मीट इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर्स जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वापस चले गए हैं, कि उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, खाने कमाने के लिए कोई रोजगार मिल जाए। तो दिस इज गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो माइग्रेट करके वापस अपनी जगह चले गए हैं। एंड फोकस इज ऑल्सो ऑन द रूरल सिटीजन्स। ठीक है, 125 दिन का होगा प्रोग्राम। ठीक है, एंड 116 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द 6 स्टेट्स इसमें इंक्लूड होंगे। पब्लिक वर्क्स 50,000 करोड़ रुपीस करवाए जाएंगे। गड्ढा खुदवा दिया, पॉन्ड खुदवा दिया, इस तरीके की चीज़ें। इट इंक्लूड्स फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। विलेजेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? थ्रू कॉमन सर्विसेज सेंटर, जो हमारे ई गवर्नेंस का एक मेजर पार्ट है। कॉमन सर्विसेज सेंटर क्या होते हैं? हर गाँव में एक, जैसे कंप्यूटर की दुकान खुलवा दी, उसमें मतलब जिस भी बंदे को अपना पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया बनवाना है, वो वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब उनको बार बार शहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रिंट आउट निकलवा ली या इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस कर ली। दीज आर कॉमन सर्विसेज सेंटर्स। एंड कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प से इसको चलाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशंस क्या होंगी? इसमें 12 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड होंगी। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 मिनिस्ट्रीज नहीं आएंगी पेपर में। बट थोड़ा देखोगे ध्यान से तो रूरल और अर्बन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली मिनिस्ट्रीज है वही है ज़्यादा। जैसे रूरल डेवलपमेंट तो होगी, पंचायती राज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट, रेलवे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स। ठीक है, BRO भी इसमें इंक्लूड है, एंड टेलीकॉम, एग्रीकल्चर। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 12 मिनिस्ट्री नहीं पूछने वाले। सो वाई आर दिस 6 डिस्ट्रिक्ट चूजन? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम माइग्रेशन हुआ है टू दी 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स को ये कवर कर लेंगी। ठीक है, बेसिकली बात ये है, कुछ तो सेंटर कवर करवा लेगा, बाकी स्टेट्स इनको, बाकी बोला है स्टेट्स को कि भाई आप भी इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो। चूजन डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो नीति आयोग ने सिलेक्ट किए गए हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो आप मुझे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्या होती हैं, कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है। सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का? इससे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ द पीपल यूटिलाइज हो सकेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, एंड जो कोविड क्राइसिस है उसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी, जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है ये भी गाँव तक पहुँच पाएंगी। देन इज़ अबाउट ये 6 स्टेट्स देख लो, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। यहाँ पे ये वाली चीज़ अपनाई गई है। ठीक है, दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के बारे में देख लेते हैं। केंद्र गवर्नमेंट ने सोचा है कि भाई मॉडिफाई करते हैं, इस बार हम इंटरक्रॉप फूड क्रॉप्स विद कैश क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली कि कुछ तो खाने कमाने की चीज़ें, ठीक है, अब दूसरी जो बेसिक खाने की चीज़ें, सीरियल्स उगाएंगे, एंड फिर कैश क्रॉप्स भी उगाएंगे बीच में, जैसे टी, कॉफ़ी, कार्डमम, रबर, जो महंगी कैश क्रॉप्स बेसिकली जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। लॉज दैट नीड मॉडिफिकेशन इंक्लूड केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। मतलब ये सारे लॉज में मॉडिफाई करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको इंटरक्रॉपिंग को सपोर्ट करना है। नीड क्यों है? क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन फूड इंपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। उनको फूड इंपोर्ट, क्योंकि क्या है कि केरला में बेसिकली अब ये हिल्स वाला एरिया है, कार्डमम हिल्स हैं, ठीक है, मुन्नार हिल्स है वहाँ पे। तो उसके लिए क्या होता है कि वो ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं फूड की, उनको वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी दूसरी स्टेट्स के लिए, उसके लिए डिपेंडेंसी इनकी कम हो, इसीलिए बोला है कि इंटरक्रॉपिंग करवाएंगे। एंड टू गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल फूड प्रोटेक्शनिज्म बाय लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स, की भाई कल को दूसरी स्टेट्स फूड प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपना ले, बोलेंगे हम नहीं इंपोर्ट करवाते, हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे आपको। सो इसीलिए वो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेसिकली फूड प्रोटेक्शनिज्म ना हो, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हम इंटरक्रॉपिंग करवाएंगे। एंड ये वाली चीज़ है, प्रपोज मॉडिफिकेशन विड ऑल्सो परमिट प्लांटेशन टू डाइवर्सिफाई इनटू डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, उसको भी इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगा ढेर सारा। ठीक है, एंड हाई यील्ड फूड क्रॉप्स भी उगा पाएंगे, एंड टॉक्सिक फूड एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा इसमें, एंड पानी का यूज़ भी थोड़ा कम होगा। प्रपोज प्लान क्या है? केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज जोन केरला इनटू 23 एग्रो क्लाइमेटिक सेक्टर्स। तो 23 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि बोला गया कि ऑरेंज, एप्पल, एवोकाडोज, ग्रेप फ्रूट्स एंड विंटर वेजिटेबल्स एट आइडल इंटरक्रॉप फॉर द हाई आल्टीट्यूड। मतलब जो टी प्लांटेशन एरियाज जैसे मुन्नार रीजन है, बोला कि वहाँ पे आप ऑरेंजेस उगा लो, एप्पल्स उगा लो। ठीक है, क्योंकि एप्पल्स वगैरह क्या है, हम ज़्यादा कश्मीर में वगैरह में होते हैं, तो वो बोला कि आप एप्पल्स भी उगा लो, एवोकाडोज, विंटर वेजिटेबल्स है ना, वो वहाँ उगा लो इंटरक्रॉपिंग की मदद से। इससे क्या होगा? उनके बीच में टी प्लांटेशंस के बीच में वो भी उग सकेंगे। इन रबर ग्रोइंग रीजन द कल्टिवेशन ऑफ रंबुस्तान, मैंगोस्टीन एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन स्मॉल
प्लॉट्स भी उगा लो रबर ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। जैक फ्रूट भी आप उगा लो, ठीक है, एज अ शेड ट्री इन द मतलब टी कॉफ़ी एंड कार्डमम प्लांटेशन, ठीक है, उसमें छाया देगा एंड जैक फ्रूट भी आएगा ही उससे, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। मतलब ये हो गया एक प्लॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने इधर मान लो रबड़ उगा दिया, यहाँ पे थोड़े एप्पल्स के पेड़ उगा दिए, ये रबड़ ये एप्पल्स, ठीक है। ये तो मैं आपको रो इंटरक्रॉपिंग बता रही हूँ। अगर यहाँ पे है मतलब ये रबड़ 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 और यहाँ पे एप्पल 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 एप्पल, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कैसे उगा रखा है। मेन गोल क्या होता है, ग्रेटर यील्ड लेके आने के लिए, मतलब एक लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए इसको किया जाता है। डिफरेंट अप्रोच क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग कि भाई 2 और मोर क्रॉप प्लांटेड इन अ मिक्स्ड विदाउट डिस्टिंक्ट रो। एक तो रो में उगाना होता है, उसको रो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, एक रबड़ की एक एप्पल की, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होता है, मतलब ऐसे सिग्निफाइड रो नहीं होंगे, ये रो इसकी ये रो इसकी, मतलब कहीं कहीं कुछ भी उगा रखा है। देन रियली इंटरक्रॉपिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम टाइम, ठीक है। एक क्या होगा, एक का लाइफ साइकिल पहले फिनिश हो जाएगा एंड सेकंड क्रॉप इज सोन आफ्टर फर्स्ट क्रॉप हैज़ बीन वेल एस्टैब्लिश। ऐसा होता है ना, कई क्रॉप्स बहुत वल्नरेबल होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हम राइस उगाते हैं, ठीक है, अपने यहाँ पे, तो राइस बहुत वल्नरेबल होती है, ठीक है। अब जैसे बाजरा वगैरह अपने यहाँ पे हरियाणा वगैरह साइड में, तो वो बाजरा इजीली ग्रो हो जाता है, ठीक है। मूंग है इजीली ग्रो हो जाती है, बट राइस को उगाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है। तो इसलिए कि भाई राइस की एक पर्टिकुलर एज पहुंच जाएगी, तब उसके बाद अगर आप इंटरक्रॉपिंग करो तो उसके बाद आप कोई उसमें क्रॉप उगा सकते हो। सो दिस इज रिले इंटरक्रॉपिंग। देन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स एट सेम टाइम इन सेपरेट स्ट्रिप्स वाइड अपार्ट फॉर द इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन। मतलब दूर दूर उगा दिया बेसिकली 2 और मोर क्रॉप्स को। एडवांटेजेस क्या होंगे, लाइट वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होएगा, ठीक है। एक तो एक ही क्रॉप, वही देखो वही न्यूट्रिएंट एक क्रॉप ने लेने, कुछ न्यूट्रिएंट बच जाते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ नहीं हो पाते। तो इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कवर क्रॉप्स बिकॉज कवर क्रॉप मिक्सचर हैव लोअर पेस्ट डेंसिटीज, ठीक है। तो इससे मैंने आपको बताया कि क्या फ़ायदे होते हैं, लाइट वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, ठीक है, एंड क्रॉप मिक्सचर हैव लोअर पास डेंसिटीज़, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इफेक्टिवली मैनेज हो सकेंगी, ठीक है। तो पोटेंशियल इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, ठीक है, जो क्रॉप यील्ड होता है पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, सॉइल इरोजन कम होगी। मान लो टी है, टी के आसपास आपने एप्पल वगैरह उगा दिए, तो मान लो अगर लैंडस्लाइड या इस तरीके की कुछ चीज़ हो गई, ठीक है, रन ऑफ हो गया, तो वो एप्पल के पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ठीक है। लोअर्ड सॉइल सरफेस इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन कम होगा। सम कॉन्स क्या है इसके, इट इज़ नॉट ऑलवेज सूटेड टू मैकेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। जहाँ पे मशीन का यूज़ होता है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, मोर अटेंशन देना पड़ता है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट कराना पड़ता है, कौन से प्लांट के साथ क्या सूट करेगा, तो इस तरीके का चीज़। देयर इज़ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी इन प्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है, विच में एड टू द लेबर कॉस्ट इन दीज ऑपरेशंस। बिगेस्ट चैलेंज क्या होगा टू अडॉप्टिंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज द एडवांस प्लानिंग ऑफ प्लांटिंग। एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी कल्टिवेशन की, भाई कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर स्प्रेइंग किस तरीके की होगी कि भाई कुछ स्प्रे कर दे, मान लो वो एप्पल को सूट ना करे, टी को सूट कर रहा है, तो ये इस तरीके की चीज़ें आती है, इसे एक्सपर्ट मैनेजमेंट करानी पड़ेगी। तो एक्सपर्ट के पास आप पूछने जाओगे तो उनकी कंसल्टेशन फीस ही 300-400 रुपये होगी। तो ये सम ऑफ द कॉन्स है इंटरक्रॉपिंग की। देन इज फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, कोवी4 के बारे में है। सो दिस इज एन एंटीवायरल रेमडेसिविर, ठीक है, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है, ठीक है। तो ये बोला है कि भाई इसको जो रेमडेसिविर है ना, उसको जो जेनेरिक उसका जेनेरिक फॉर्म है उसको कोवी4 बोला जा रहा है, ठीक है। जेनेरिक मतलब हम खुद बनाएंगे इसको, ठीक है। तो जेनेरिक जो स्ट्रेन है इसका रेमडेसिविर का, उसे कोवी4 बोला जा रहा है और इसे बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली उन्होंने बोला है कि जो ड्रग मेकर हेटेरो है उनको बोला है कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड सच ड्रग टू एंटर मार्केट आफ्टर फैबीफ्लू, ठीक है। तो 2 ड्रग्स हैं, तो एक फैबीफ्लू है और एक कोवी4 है। तो फैबीफ्लू बाय ग्लेनमार्क, ठीक है, ग्लेनमार्क द्वारा बनाई गई है, और ये जो हेटेरो है जो ड्रग मेकर्स है वो ये कोवी4 बनाएंगे। बेसिकली दोनों ही रेमडेसिविर के स्ट्रेन्स हैं। देन इज़ अबाउट गोल्डन लंगूर्स, ठीक है। तो ये पाया गया है कि भाई एक जो स्टिल बर्थ है, स्टिल बर्थ क्या होता है, मतलब 20 हफ्ते से पहले, मतलब मान लो ये आपकी डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, डिलीवरी है, और यहाँ पे आपने कंसीव किया, तो अगर ये 20 हफ्ते हो जाएंगे इसको, ठीक है, 20 हफ्ते से पहले अगर आपका 20 हफ्ते के बाद अगर आपका बाद में अगर होता है ना, उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। मतलब बेबी निकला है, मतलब मरा हुआ निकला है, तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। 20 हफ्ते से पहले हो गया उसे अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये पाया गया है कि जो ये गोल्डन लंगूर्स है इनमें भी बहुत सारे स्टिल बर्थ होते हैं, ठीक है।
and forced abortion and infanticide happen when a new male take over. He often kill baby of the lactating female and hits the abdomen of female impregnated. ठीक है, तो क्या होता है, न्यू मेल जब आ जाता है तो वो हिट कर देता है लैक्टेटिंग फीमेल को, जिसकी वजह से वो जो स्टिल बर्थ के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अदर कंसर्न क्या है, वायर्स एंड गैप्स इन द फॉरेस्ट ड्यू टू फेलिंग हैव इंक्रीज द थ्रेट ऑफ इनब्रीडिंग अमंग गोल्डन लंगूर्स. तो इनब्रीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. इनब्रीडिंग क्या है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ब्रीडिंग होना. ठीक है, फैक्ट्स क्या है, हैबिटेट क्या है इनका, सेमी एवरग्रीन एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, बेसिकली क्या है, भूटान और असम के रीजन में हमारे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो सेमी एवरग्रीन उधर के रीजन में मिलता है ना, एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं. ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान एंड वेस्टर्न असम में पाया जाता है. शेड्यूल 1 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है. साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है. एंड इंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN कैटेगरी. इस तरीके के दिखते हैं ये गोल्डन लंगूर्स. शक्ल से तो ब्लैक है पर बाल इनके गोल्डन है. ठीक है, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है. अब स्टिल बर्थ होंगे तो पॉपुलेशन तो घटेगी. ड्रॉप ऑफ 62% इन द पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर अकॉर्डिंग टू 2009 सेंसस. ठीक है, सेंसस अभी हुआ नहीं क्योंकि कोविड चल रहा है यहाँ, तो हमारा ही न्यू लंगूरों का कहाँ से करेंगे. सो देन इज अबाउट इंटरनेशनल योगा डे. इट इज़ ऑब्जर्व ऑन June 21 एवरी ईयर. सो दिस इज़ माई बर्थडे एज वेल. तो June 21 इट वॉज. एंड थीम क्या है, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम. ठीक है, क्योंकि because it is all work from home for now. And World Health Organization mentioned yoga as a mean to improve health in its global action plan. तो WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्थ, इसको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा योगा को. मोर एक्टिव पीपल फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड, बेसिकली ये एजेंडा है 2018 से 2030 का. तो UN प्रोक्लेम किया गया है June 21 और एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था. ठीक है, जब मतलब रिजोल्यूशन पास किया गया था तो UN ने इसको डिक्लेयर किया गया था. देन इज अबाउट स्वाभिमान आंचल. स्वाभिमान आंचल क्या है, फॉर्मली नोन एज कट ऑफ एरिया इन द मालकनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज़ बीन माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड. ठीक है, यहाँ पे माओइस्ट की पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं. ठीक है, एरिया वॉज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेन बाय अदर्स. इट हैड बीन लॉन्ग स्ट्रेंगल होल्ड बाय नक्सलाइट. मतलब 3 जगह से वाटर से कवर है. तो यहाँ पे वही है ना कि पता नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ पे हैं ये लोग. ठीक है, तो बेसिकली तीनों जगह से, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं माओइस्ट या नक्सलाइट जो लोग हैं, यहाँ से यहाँ पे पानी है तो यहाँ से जो फोर्सेस वगैरह हैं उनको अब पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. द माओइस्ट फ्रॉम ओडिशा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़ यूज टू स्लिप इनटू स्वाभिमान आंचल टू टेक रिफ्यूज. ठीक है, वहाँ पे ये इनका बेसिकली अंडरग्राउंड होने वाला रीजन है यहाँ पे. ओडिशा पुलिस हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में ताकि उनकी पता लगाया जा सके. तो स्वाभिमान आंचल के बारे में ध्यान रखना, ये एक ओडिशा का रीजन है, कट ऑफ रीजन है बेसिकली जहाँ पे लोग रहते नहीं. देन यूनिसेफ किड पावर. ठीक है, यूनिसेफ ने लॉन्च किया है 13 योगा स्ट्रेचेज एंड पोजेस फॉर चिल्ड्रन जो उनकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बेनिफिट करेंगे. इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ USA. 2 किड्स को पावर देंगे टू सेव लाइफ्स बाय कनेक्टिंग देयर एवरीडे एक्टिविटी टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. 2015 में लॉन्च किया गया है इस इनिशिएटिव में. ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी फर्म्स लेकर आएंगे टू डेवलप एक्टिविटी ट्रैकर ब्रांड्स फॉर किड. दीज बैंड्स एक्ट एज किड फिटनेस ट्रैकर. ठीक है, बैंड होंगे जैसे MI वगैरह का बैंड होता है. ठीक है, एंड उससे ट्रैक होएगा कि भाई उन्होंने कितना मतलब काउंट टोटल स्टेप्स, बेसिकली जो होता है आईफोन वगैरह में ना, स्टेप्स काउंट हो जाते हैं एंड उनको अवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस तरीके से. द पॉइंट देन अनलॉक फंडिंग फ्रॉम पार्टनर्स. ठीक है, उससे मतलब रियल टाइम फंडिंग भी मिलेगी विच इज़ देन यूज्ड बाय यूनिसेफ टू डिलीवर पैकेट्स ऑफ द थेरेप्यूटिक फूड टू सीवियरली मालनरिश चिल्ड्रंस अराउंड द ग्लोब. तो इस तरीके की ये यूनिसेफ किड पावर का एक इनिशिएटिव है. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसे आप कह सकते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज डिस्कशन. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आंसर देना. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.